So we will discuss get equipped to IIT JEE. प्रणव, आवाज आ रही है? ओके, सो गेट इक्विप्ड टू IIT JEE हम डिस्कस करेंगे. ऑफ वॉल्यूमेट्रिक. सो हम पहले लेंगे सिंगल चॉइस वाला, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट वाला. श्राव्य, आवाज आ रही है? ओके, सो हम अभी गेट इक्विप्ड टू IIT JEE का ओनली वन ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ KH2O4 जो कि पोटेशियम एसिड ऑक्सीडेट है, required to reduce 100 ml of 0.02 molar KMnO4 in acidic medium is x gram, and to neutralize 100 gram of 0.01 molar CH whole twice is y gram. तो देखो, जब KH2O4 रिएक्ट करेगा किसके साथ? KMnO4 के साथ, तो वहां पर हमारे पास KH2O4 का एन फैक्टर क्या होगा? KH2O4 रिएक्ट करेगा किसके साथ? KMnO4 के साथ. तो हमें पता है कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा. तो ये कार्बन जो है +3 से +4 में चला जाता है. इसके अलावा Mn जो है +7 से +2 में चला जाता है. जो एन फैक्टर वो क्या आएगा? KH2O4 का एन फैक्टर क्या होगा? चेंज 1 का है एंड नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2, और इसका एन फैक्टर क्या आएगा? इसका एन फैक्टर 5 आ जाएगा, बिकॉज 5 का चेंज. तो हमें यहाँ पर उन्होंने KH2O4 का मास दिया है. कितना मास दिया है? x ग्राम दिया है. तो x उसका मास हो गया, डिवाइड बाय मोलार मास अगर हम करेंगे, ठीक है, मोलार मास तो m ले लेते हैं, चलो, इनटू n फैक्टर, ये इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इज इक्वल टू दूसरे का हमारे पास कितना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? तो देखो 0.02 इसका मोलरिटी है, इनटू 100 ml वॉल्यूम हो गया, तो मिली मोल्स. मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻3, बिकॉज ये हमने इक्विवेलेंट लिया, ना कि मिली इक्विवेलेंट. एंड ये हमारे पास आ गए मोल्स, इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई. और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या होगी? तो इसमें क्या है? इसमें हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरी रिएक्शन जो है CaOH फुल ट्वाइस के साथ, उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगी. ओके, तो KH2O4 प्लस CaOH फुल ट्वाइस, तो ये काम करेगा किसका? एसिड का, और ये काम करेगा बेस का, ठीक है. तो अब यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा? एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव, जो कि 1 है, और इसका एन फैक्टर क्या आएगा? इसका एन फैक्टर आ जाएगा 2. तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला y ग्राम है, इसका वेट कितना? y ग्राम, डिवाइड बाय मोलार मास m ले लेते हैं, इनटू, अब ये तो क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू COH होल ट्वाइस का देखो मोलरिटी 0.05 इनटू 100 किया तो ये मिलीमोल्स, 10⁻⁻3 किया तो मोल्स, एंड एन फैक्टर 2 है. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है. अब दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? दिस इज 2x अपॉन y इज इक्वल टू 0.02, बाकी पार्ट अपने पास क्या होगा?
कैंसिल आउट होगा, तो 0.02 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 2, तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट 1, तो 2x यहाँ से क्या आ गया, y के इक्वल आ गया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सिंगल चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if equal volume of 1 molar KMnO4 and 1 molar Ka2Cr2O7 solution are allowed to oxidize Fe2 to Fe3, then Fe2 positive का then Fe2 positive oxidized will be, अच्छा Fe2 positive किसके केस में ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ, ओके, सो Fe2 positive जो है इसका जब रिएक्शन होगा किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है, तो Fe जो है +3 में गया और ये Mn+2 में गया, तो यहाँ पर मान लो इसका x मोल ऑक्सीडाइज हुए, ओके, यहाँ पर इसके कितने मोल ऑक्सीडाइज हुए, मान लो x हुए, तो और KMnO4 का हमें पता है, अब यहाँ पर एन फैक्टर देख लेते हैं पहले, ऑब्वियसली एन फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा, Fe जो है +2 से +3 जा रहा है तो एन फैक्टर 1 आएगा इसका, और Mn जो है +7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो एन फैक्टर 5 आएगा, ठीक है। मान लो Fe के x मोल यहाँ पर क्या हुए, ऑक्सीडाइज हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दूसरे के क्या होंगे, ठीक है, हमें क्या दिया है, 1 उसका मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम मान लो V ले लेते हैं, इनटू ये, ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। नाउ सिमिलरली Fe3 पॉजिटिव जो है, सॉरी Fe2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है K2Cr2O7 के साथ भी, तो इसमें Cr+3 में जा रहा है एंड Fe जो है वो B+3 में जा रहा है, तो एन फैक्टर जो Fe का तो 1 ही आएगा बिकॉज वो +2 से +3 गया, Cr का देखो +6 से +3 गया है, तो चेंज 3 का हुआ है एंड नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ मैं बोलता हूँ इसका मान लो y मोल, ठीक है, तो y मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इसका मोलरिटी 1, वॉल्यूम V एंड एन फैक्टर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि यार x जो है वो 5V आया था और y जो है वो 6V आया था, कौन सी वैल्यू ज्यादा आई है, ऑब्वियसली y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन क्या आई है, x आई है, ठीक है। तो किसके केस में ज्यादा मोल्स ऑक्सीडाइज होंगे, Fe2 पॉजिटिव के, K2Cr2O7 के केस में, ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ml 0.1 molar, sorry 100 ml 1 molar KMnO4 oxidized 100 ml of H2O2 in acidic medium. Volume of same KMnO4 required to oxidize 100 ml of H2O2 in neutral medium. तो हमें H2O2 जो है उसका उन्होंने मोलरिटी नहीं दिया है, तो KMnO4 plus H2O2 gives Mn2 positive plus ये जो है H2O2, अब देखो Mn यहाँ पर क्या हुआ है, +7 से +2 गया तो ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो -1 से किस में जाएगा, ये जब रिड्यूस होगा ऑब्वियसली H2O में जाएगा, ठीक है। तो एन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो KMnO4 जो है +7 से +2 गया, तो एन फैक्टर क्या आएगा, चेंज 5 का नंबर ऑफ एटम्स 1, तो 5 आ गया और इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम H2O2 का मोलरिटी X मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 KMnO4 का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 100, तो ये मिलीमोल्स हो गए, इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू H2O2 का X मोलरिटी है इंटू वॉल्यूम कितना है 100 एंड इंटू एन फैक्टर क्या है H2O2 का 2, ओके। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई 2.5, ओके। तो हमारे पास H2O2 का जो मोलरिटी इट इज 2.5 मोलार।
ना वो क्या बोल रहा है कि सेम H2O2 सॉल्यूशन है और उसका 100 ml ही रिक्वायर्ड होगा, जब KMnO4 जो है वो न्यूट्रल मीडियम में लिया जाएगा। अब देखो KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में किस में जा रहा है, तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 जो है वो जा रहा है MnO2 में, तो यहाँ पर +7 से +4 में जा रहा है, ठीक है। एंड H2O2 जो है वो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होगा, तो ये -1 से -2 में ही जाएगा। तो अभी एन फैक्टर क्या होगा, इसका जो KMnO4 का एन फैक्टर अभी 3 हो गया, एंड H2O2 का जो एन फैक्टर वो क्या आ गया, H2O2 का एन फैक्टर ऑब्वियसली 2 आ गया, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना होगा, वो नहीं दिया है, तो मोलरिटी इज 1 एंड वॉल्यूम मान लो हम V ले लेते हैं, इंटू एन फैक्टर अभी 3 है, इज इक्वल टू H2O2 का कितना है मोलरिटी, इट इज 2.5 इंटू 100 उसका क्या है वॉल्यूम है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मिली मोल्स हो गए, एंड इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ रही है, V आ रहा है 500/3। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ x है, तो x यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ओके। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया x, तो मोलरिटी क्या होगा याद है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू 11.2 इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, मोलरिटी इंटू 11.2 जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, तो वो x है। तो मोलरिटी क्या हो गया अभी इसका, मोलरिटी हो गया x/11.2, ओके। तो H2O2 का मोलरिटी आ गया। तो H2O2 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, MnO4 नेगेटिव के साथ, और मीडियम बोला एसिडिक, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि MnO4 नेगेटिव जो एसिडिक में किस में जाता है, Mn+2 में जाता है, तो +7 से +2 गया, एंड H2O2 ऑक्सीडाइज हुआ, तो -1 से -2 चला गया। सॉरी 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 सॉरी, हमने आई थिंक पीछे वाले में रॉन्ग किया है दोनों जगह, क्योंकि KMnO4 रिड्यूस हो रहा है ना, तो H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, तो दोनों जगह जो प्रोडक्ट है इट शुड बी O2, ठीक है। दोनों जगह प्रोडक्ट जो आएगा वो O2 आएगा, बिकॉज KMnO4 रिड्यूस हुआ था, तो H2O क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी H2O ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेगा, सॉरी H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। तो एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर ऑब्वियसली वही रहेगा, चाहे H2O2 H2O में जाए या O2 में जाए, तो इसका एन फैक्टर 5 आएगा, क्योंकि 5 का चेंज है, इसका एन फैक्टर देखो 1 का चेंज है, एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो एन फैक्टर 2 आ गया। नाउ दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है सेम रहेंगे, तो एच KMnO4 का देखो, अब यहाँ पर देखो ऐसे इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने नॉर्मेलिटी दिया है, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज मिली इक्विवेलेंट। सिमिलरली दूसरे का क्या आएगा, H2O2 का, तो H2O2 का हमारे पास x/11.2 मोलरिटी है, इंटू वॉल्यूम करेंगे 10, एंड इंटू हम क्या करेंगे 2 करेंगे एन फैक्टर, तो यहाँ से x क्या आ रहा है, तो देखो 10 से 10 कैंसल आउट हो रहा है, तो आई थिंक इट इज 0.56, ठीक है। तो 0.56 हमारे पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रहा है। So this is question number 4. Now question number 5. 20 ml of X molar HCl neutralized completely
10 ml of 0.1 molar NaCO3 and a further 5 ml of 0.2 molar Na2CO3 solution to methyl orange endpoint। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का जब हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि उस केस में NaCO3 का भी क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो 20 ml ऑफ x मोलर HCl जो है वो हमने लिया, तो उसने देखो क्या किया, तो हमारे पास NaCO3 जो एक तो दिया हुआ है वो NaCO3 आएगा, तो NaCO3 प्लस NaCl सॉरी प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, ये मतलब ये रिएक्शन का पता चलेगा, तो ये कितना है 10 ml एंड 0.1 मोल आ रहा है, तो कितना आ गया, ये 1 मिलीमोल आ गया, तो इसके लिए HCl कितना रिक्वायर्ड है, 1 मिलीमोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अलावा वो बोल रहा है कि Na2CO3 वाले सॉल्यूशन का भी आता है एंड पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास याद रखना ये सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट बता देता है, मतलब इस Na2CO3 का कंप्लीट रिएक्शन, तो कंप्लीट रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन से ऐसा आएगा जब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो Na2CO3 कितना है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले NaCO3 बना, तो NaCO3 ने क्या बनाया, NaCl H2 एंड CO2 बनाया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन जो है होंगे, हम बोलेंगे Na2CO3 जो है उसकी कंप्लीट रिएक्शन को भी हम कंसीडर करेंगे जब मिथाइल ऑरेंज लेंगे। तो ये कितना दिया Na2CO3, इट इज गिवन एज 0.2 मोलार 5 ml, दैट इज नथिंग बट 1 मिलीमोल। सो HCl के कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 मिलीमोल रिक्वायर्ड होंगे। सो टोटल HCl हमारे पास कितना हो गया, 3 मिलीमोल हो गया। ओके, टोटल HCl कितना हो गया, 3 मिलीमोल। तो 20 into x जो है दैट इज नथिंग बट मिलीमोल्स ऑफ HCl एंड इट शुड बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से x क्या आएगा, x शुड बी 3/20, हम बोल सकते हैं 0.15। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, मोलरिटी आ गया HCl का। ओके, सो मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या करता है, NaCO3 वाली रिएक्शन जो है इसका भी एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट जो है वो बताता है। दैट्स व्हाई एक तो ये वाली रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसके अलावा इस Na2CO3 का जो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट है, मतलब जिसमें NaCO3 रिएक्ट करेगा, उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई Na2CO3 का कंप्लीट रिएक्शन हमने लिया। अगर यहाँ पर फिनोप्लीन होता तो हम कंप्लीट रिएक्शन नहीं लेते, हम फिर क्या लेते, फिर Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCO3 प्लस NaCl, यही वाली रिएक्शन कंसीडर करते हैं अगर फिनोप्लीन होता तो, बट यहाँ पर क्या है, मिथाइल ऑरेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 10 ml of NaHC2O4 solution is neutralized by 10 ml of 0.1 molar NaOH solution. 10 ml of same NaHC2O4 solution is oxidized by 10 ml of KMnO4 solution in acidic medium. तो मोलरिटी क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो NaHCO जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो NaHC2O4 है, इसका रिएक्शन किया गया NaOH के साथ, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये एक OH देगा, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है, ये काम करेगा एसिड का, ये काम करेगा बेस का, तो यहाँ पर एन फैक्टर दोनों में क्या आएगा, 1 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एच है और इसमें एक OH। ओके, तो एन फैक्टर 1 होगा, इसका भी एन फैक्टर 1 होगा। तो इसका जो मोलरिटी है, मान लो x है, वॉल्यूम 10 ml है, तो 10x मिलीमोल हो गए, और इसका क्या दिया हमें, इसका 0.1 मोलरिटी दिया है एंड 10 ml सॉरी या 10 ml वॉल्यूम दिया है, तो इसका 1 मिलीमोल हो गया। नाउ यहाँ पर दोनों के इक्विवेलेंट अगर हम इक्वेट करेंगे तो 10 into x मिलीमोल्स into n फैक्टर 1 इज इक्वल टू 10 into इसका हमारे सॉरी मिलीमोल्स इसका 1 है, तो 1 मिलीमोल into n फैक्टर इसका भी 1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है 0.1। ओके, तो x यहाँ पर या हम बोल सकते हैं
कि NaCl2O4 का मोलरिटी हो गया 0.1। अब NaCl2O4 जो है वो रिएक्शन करेगा KMnO4 के साथ। तो NaSC2O4 जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, मीडियम एसिडिक दिया है, तो KMnO4 जाएगा Mn2 प्लस में एंड ये जाएगा CO2। तो ये +3 से +4 गया, ये +7 से +2 गया। तो एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर इसका है चेंज 1 का है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, दैट्स व्हाई 2, एंड इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 5। तो नाउ दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो सेम होना चाहिए। तो NaCl2O4 का नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? तो 0.1, इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अभी क्या बोला है? तो वॉल्यूम 10 ml ही बोला है, ये मिलीमोल्स हो गए, इंटू एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू KMnO4 का मोलरिटी क्या है वो निकालना है। मान लो KMnO4 का मोलरिटी y है, इंटू वॉल्यूम 10 ml एंड इंटू एन फैक्टर 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया है, तो 0.04 आ रही है आई थिंक। ओके, सो KMnO4 का जो मोलरिटी है वो 0.04 आ रहा है। ओके, यहाँ पर y मोलार हमारे पास क्या है? KMnO4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। So 1 mole of ferric oxalate is oxidized by x ml of MnO4 negative। तो 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट जो है उसको x मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, फेरिक ऑक्सीलेट मतलब Fe2C2O4 होल थ्राइस, दिस इज फेरिक ऑक्सीलेट। तो इसको ऑक्सीडाइज किया x मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव ने, मीडियम ऑब्वियसली एसिडिक है। तो ये तो अपने पास फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन जो है +3 से +4 में जाता है, बिल्कुल CO2 आता है। तो एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर यहाँ पर देखो चेंज 1 का है, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 6 हो गए, तो एन फैक्टर 6 आया। एंड इसका एन फैक्टर क्या है? 5 का चेंज, नंबर ऑफ एटम्स 1, तो 5 आया। तो 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट, 1 इसका मोल है, इंटू एन फैक्टर इज 6 इज इक्वल टू दूसरे के x मोल इंटू एन फैक्टर इज 5। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी टाइप से फेरस ऑक्सीलेट जब लिया जाएगा तो दिस इज FeC2O4 प्लस MnO4 नेगेटिव। तो MnO4 नेगेटिव जो है उसने बनाया Mn2 पॉजिटिव। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर Fe+2 एंड +3 में कार्बन है, तो Fe+2 से +3 में जा सकता है, उसको Fe को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। लास्ट टाइम हमारे पास क्या Fe+3 था ऑलरेडी, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, बट इस केस में Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके अलावा C2O4 वाला पार्ट जो है वो CO2 में चला जाएगा। तो ये +2, ये +3, ये +4, ये +7 है। तो एन फैक्टर भी क्या आएगा? एन फैक्टर तो एन फैक्टर जो है वो क्या होगा? तो देखो Fe का चेंज 1 है और Fe का एटम 1 है। इसके अलावा अब देखो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, Fe और कार्बन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दोनों को ऐड करेंगे। तो कार्बन का +3 से +4 गया, चेंज 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो कितना आया? ये 3 आ गया। एंड MnO4 नेगेटिव का चेंज 1, सॉरी 5, एंड नंबर ऑफ एटम्स 1, तो ये 5 आया। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर भी 1 मोल बोला है फेरस ऑक्सीलेट का। तो नंबर ऑफ मोल्स फेरस ऑक्सीलेट के 1 इंटू एन फैक्टर 3 इज इक्वल टू number of moles of MnO4 negative is y and n factor is 5। this is equation 2। तो यहाँ से 1/2 अगर हम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकंड से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? x by y, x by y is nothing but ओके, ये 2:1, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, 3 मोल ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 होल प्राइस रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ पॉइंट 10 ml 100 ml of 2 molar KMnO4 solution in acidic medium। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 क्या होगा? तो देखो FeSO4 के हमारे पास मोल्स है, मान लो A, तो बचे हुए मोल्स किसके हो जाएंगे? Fe2SO4 होल प्राइस के हो जाएंगे, ठीक है, इसके हो जाएंगे 3 - A। अब देखो जब KMnO4 से रिएक्शन होगी तो KMnO4 रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज, अब ये तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑलरेडी Fe+3 में, तो ऑक्सीडाइज होगा कौन होगा? FeSO4 या Fe2+ ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो इसमें Fe जो है 2+ में, इसमें Fe जो है 3+ में, ठीक है, तो Fe3+ वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो Fe2+ वाला ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट FeSO4। तो इसका रिएक्शन होगा KMnO4 के साथ जिसका Mn+7 है, तो Fe जो है +3 में चला गया, ठीक है, एंड Mn जो है वो ऑब्वियसली रिड्यूस होकर +2 में। तो N फैक्टर क्या आएगा FeSO4 का? चेंज हमारे पास कितना है? Fe का 1 है एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 1, तो N फैक्टर 1 आया। KMnO4 का N फैक्टर क्या है? 5 × 1, ठीक है। सो ये N फैक्टर आ गया, तो वो हमने FeSO4 या Fe2 पॉजिटिव के A मोल्स लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज A इंटू N फैक्टर इज 1 इज इक्वल टू KMnO4 जो है उसका कितना दिया है? सो KMnO4 इज गिवन एज 100 ml 2 मोलार, सो 100 ml 2 मोलार है, ये मिलीमोल्स आ गए, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ भी किया, एंड देन N फैक्टर इज 5, तो क्या है ये? तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ रही है? A की वैल्यू आ रही है 1, ओके। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 मतलब FeSO4 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये आएगा 1/3। So this is question number 9. Now question number 10. 5.3 gram of M2CO3 is dissolved in 100 ml 1 molar HCl. Unused acid required 100 ml of 0.5 molar NaOH. Hence equivalent weight of M is. तो देखो यहाँ पर क्या है, NaOH जो है वो बेस है और M2CO3 भी बेस है, तो M2CO3 बेस, NaOH is also base, एंड HCl जो है एसिड है, तो HCl दोनों से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये होना चाहिए, ठीक है। सो HCl के कितने इक्विवेलेंट होंगे यार? सो 150 ml एंड 1 मोलार लिया है, तो 1 मोलार 150 ml, तो मिलीमोल्स आ गए। एन फैक्टर HCl का एसिड क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 क्या होगा? सो दिस इज 5.3 वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, वेट डिवाइड बाय क्या कर सकते हो? इक्विवेलेंट मास कर सकते हो, ठीक है, या मोलार मास कर सकते हो। हमें निकालना क्या, वैसे इक्विवेलेंट मास निकालना है ना M का, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं? वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ M2CO3 क्या होगा? M का इक्विवेलेंट मास प्लस CO3 का इक्विवेलेंट मास, तो M का इक्विवेलेंट मास हम E मान लेते हैं, और CO3 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? CO3 का मोलार मास होता है 60, चार्ज उस पर 2 है, ओके, सो 30 आ जाएगा CO3 का इक्विवेलेंट मास। तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3। अच्छा, ये जो था ना ये मिल इक्विवेलेंट था, ये जो था ये क्या था? मिल इक्विवेलेंट था, लेकिन ये इक्विवेलेंट आया, तो इसको भी तुम क्या कर सकते हो? मिल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इक्विवेलेंट को मिल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ आ गया, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या ऑब्वियसली यहाँ पर मिल इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है? तो NaOH का हमारे पास 0.5 मोलार है, वॉल्यूम 100 है,
एंड n फैक्टर ऑब्वियसली उसका 1 है, तो ये आ गया। ना यहाँ से देखो 5.3 डिवाइड बाय E प्लस 30 इंटू 10⁻³ क्या आया, ये हमारे पास आ रहा है 150 वो है एंड 50 ये आ रहा है 100। ओके, सो 100 आ रहा है, तो यहाँ से E प्लस 30 जो है ये हो जाएगा आई थिंक 53। तो E क्या आ जाएगा, E आ जाएगा 23। दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है, 23। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग दिया, उन्होंने आंसर 53 दिया होगा। ओके, सो 53 याद रखना, 53 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2CO3। ओके, 53 यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2CO3 होगा। तो इसका आंसर आई थिंक रॉन्ग दिया पीछे, उन्होंने 53 दिया है। So this is question number 10. Now question number 11. So equivalent weight of S3PO2 when it disproportionates into PS3 and S3PO3. तो ये देखो disproportionation reaction है, S3PO2 is giving PS3 plus S3PO3। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर इट इज +1, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3। तो अब यहाँ पर दो n फैक्टर आता है, एक ऑक्सीडेशन वाला एक रिडक्शन वाला। ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा है एंड ये जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक ऑक्सीडेशन वाला n फैक्टर आता है, एक रिडक्शन वाला आता है। तो n फैक्टर 1 क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला ले लेते हैं, तो n फैक्टर 1 इज 2 एंड n फैक्टर 2 क्या है, n फैक्टर 1 इज एक्चुअली 4। रिडक्शन वाला देखेंगे तो n फैक्टर 1 क्या हो गया, 4 हो गया, एंड n फैक्टर 2 जो है वो क्या है, इट इज 2। तो ओवरऑल n फैक्टर ऐसे केस में क्या आता है, इट इज n फैक्टर 1 इंटू n फैक्टर 2 डिवाइड बाय n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2, ये आता है ना। सो दैट इज नथिंग बट 8/6, ये हम बोल सकते हैं 4/3। तो यहाँ से n फैक्टर क्या आया, 4/3 आया। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय, इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होगा, m डिवाइड बाय 4/3 या 3m/4। ओके, so this is question number 11. Now question number 12 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, I2 obtained from 0.1 mol CuSO4 रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या सॉल्यूशन जो है ना, उस सॉल्यूशन में कुछ I2 है, CuSO4 वाला एक सॉल्यूशन है जिसमें I2 भी है। तो पूरा सॉल्यूशन में जो है 0.1 मोल है, पूरे सॉल्यूशन में कितना है, 0.1 मोल है। तो उसमें I2 के हमें मोल नहीं पता है। ओके, सो I2 के मोल नहीं पता, तो ऑब्वियसली I2 का परसेंटेज भी नहीं निकाल सकते। और ऑब्वियसली I2 का भी परसेंटेज नहीं पता, तो प्योर CuSO4 जो है उसका भी परसेंटेज नहीं पता। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि I2 के जो मोल्स हैं वो हमारे पास A मोल्स। ठीक है, I2 के कितने मोल्स हैं, A हैं। तो CuSO4 के कितने मोल्स हो जाएंगे सॉल्यूशन में, टोटल मोल्स कितने हैं, 0.1 है ना, तो CuSO4 के मोल्स हो गए 0.1 माइनस A। ओके, तो देखो इस सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया हाइपो सॉल्यूशन के साथ। ना व्हाट इज हाइपो, इट इज Na2H2O3, दिस इज हाइपो। ओके, दिस इज हाइपो सॉल्यूशन। तो I2 का रिएक्शन कराया Na2H2O3 के साथ। तो याद है ना रिएक्शन क्या होता था, मीडियम हमें दिया है क्या, मीडियम नहीं दिया, तो हम जो जनरल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वाले केस में क्या आता था, बेसिक मीडियम आता था ना आयोडीमेट्री में। तो I2 प्लस Na2H2O3 गिव्स NaI प्लस क्या होता था, Na2S4O6। ठीक है, नाउ इसका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या होता था
+2 होता था, आयोडीन -1 में जाता था, सल्फर +5/2 में जाता था। तो एन फैक्टर क्या होता था I2 का, चेंज 1 का, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 2n फैक्टर आता था। Na2H2O3 का चेंज हाफ, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो n फैक्टर 1 आता था। now दोनों के इक्वलेंट सेम होने चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स I2 का A इंटू n फैक्टर 2 इज इक्वल टू Na2H2O3 का क्या है, तो देखो 1 मोलरिटी है, 100 वॉल्यूम है, तो ये मिली मोल्स आया, मोल्स के लिए 10⁻³ करेंगे, n फैक्टर 1 है, तो ये हमारे पास इक्वलेंट आ जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ रही है यार, इट इज 0.1/2, या हम बोल सकते हैं 0.05, तो हमारे पास A की वैल्यू आई 0.05, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 क्या हो जाएगा, इट इज 0.1 माइनस 0.05, दैट इज अगेन 0.05, तो परसेंटेज ऑफ CuSO4 क्या हुआ, 50% हुआ ना, ठीक है। सो 0.05 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 100, दैट इज कितना, 50, ओके, तो हमारे पास 50% आ जाएगा ये। तो CuSO4 का परसेंटेज भी 50 है और I2 का परसेंटेज भी 50 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, so 13 में क्या है, 1.2 ग्राम ऑफ Mg treated with 100 ml 1 molar H2SO4 solution, molar concentration of the H2SO4 solution after complete reaction stage। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन होगी, ठीक है, तो Mg का कितना है, 1.2 ग्राम है, 1.2 ग्राम मतलब कितने मोल्स हो गए, 1.2 डिवाइड बाय मोलार मास 24, तो इतने मोल्स आ गए, दैट इज नथिंग बट 0.05 मोल। तो 0.05 मोल इसका है, तो ऑब्वियसली H2SO4 का भी कितना यूज होगा, 0.05 मोल ही यूज होगा, ठीक है। तो H2SO4 का 0.05 मोल यूज होगा, लेकिन उसका इनिशियली मोल्स कितना लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 टेकन कितना था, 100 ml 1 मोलार, कितना मिलीमोल था ना, दैट इज नथिंग बट 0.1 मोल। तो 0.1 मोल इसका यूज हो गया, बचा कितना, सॉरी 0.1 मोल लिया, यूज कितना हुआ 0.05, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट कितना आया, 0.1 लिया था, माइनस बचा कितना 0.05, रिएक्ट हुआ तो 0.05 बच गया, तो इतने मोल्स ऑफ H2SO4 बचे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा, तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल्स 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कितना है, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, याद रखना ये हमने मोल्स लिया है ऊपर, ठीक है, तो मोल्स लिया है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम जो करेंगे किस में करेंगे, लीटर में, दैट इज 0.1, तो कितना बचा, कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या होगा, 0.1 मोलार होगा, ओके। तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो है आफ्टर रिएक्शन 0.1 मोलार होगा, क्योंकि H2SO4 किसमें है, एक्सेस में, तो कुछ H2SO4 अपने पास बच जाएगा, बट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हमारे पास कम हो गए, बट वॉल्यूम उतना ही रहा, कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, वॉल्यूम ऑफ 18 molar H2SO4 required to prepare 1 liter of 0.9 molar H2SO4 सॉल्यूशन। तो देखो क्या है, जो हम इनिशियली H2SO4 लेंगे उसमें जितने मोल्स आएंगे उतने मोल्स फाइनल वाले में होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 18 इंटू एक्स, ओके, 18 इसका मोलरिटी, एक्स वॉल्यूम ले लिया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हो गए, बाद में भी इतने ही मोल्स होने चाहिए, तो मोलरिटी क्या है 0.9 एंड वॉल्यूम कितना है 1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 0.9 डिवाइड बाय 18,
या हम बोल सकते हैं 0.05, ठीक है, सॉरी मोलरिटी नहीं, वॉल्यूम है, तो 0.05 लीटर या 50 मिलीलीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस मच सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, अच्छा तो यहाँ पर रिएक्शन की बात हो रही है, तो NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होगा, NaOH का एन फैक्टर होगा 1, इसका एन फैक्टर क्या होगा 2 होगा। तो NaOH का हमें वॉल्यूम पूछा है, तो मोलरिटी इज 0.5, वॉल्यूम मान लो V है, एन फैक्टर इज 1, इज इक्वल टू H2SO4 का क्या है 0.05 इंटू वॉल्यूम इज 40 एंड एन फैक्टर इज 2, तो यहाँ से V क्या आएगा, क्या आएगा 8 आएगा ना, आई थिंक 8 ही आएगा, ठीक है, तो V आ गया अपने पास 8 ml। So this is question number 15. Now question number 16. सिक्सटीन में क्या है, 150 ml of 6 molar H2SO4 solution is mixed with 250 ml of 3 molar H2SO4। तो हमारे पास H2SO4 जो है उसका दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया, फाइनल का निकालना, याद है क्या होता था फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, यही था ना जब हम मिक्स करते थे, तो 6 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 250 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 क्या आ जाएगा 400, तो कितना आया ये, दिस इज 600 प्लस 750 डिवाइड बाय 400, कितना आ रहा है 1350 डिवाइड बाय 400, कितना आ जाएगा ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आई थिंक 3.3, मिस्टेक तो नहीं क्या, देखो, ओ सॉरी सॉरी मिस्टेक क्या, 900 आएगा, दिस शुड बी 900, तो क्या है ये, सो दिस शुड बी 1650, तो आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग ना, 4.125। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड जो कि H2C2O4 है, इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट SC2O4 नेगेटिव C2O4 2 नेगेटिव, 0.9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इन 100 ml सॉल्यूशन, तो HC2O4 and C2O4 2 नेगेटिव हैज नॉर्मलिटी रेस्पेक्टिवली। तो अगर सॉल्ट की बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है, सॉल्ट की बात हो रही है, तो सॉल्ट के केस में अपने पास जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जैसे मान लो फर्स्ट वाला अपने पास सॉल्ट हो गया NaHC2O4, ओके, और दूसरा जो सॉल्ट है वो मान लो हो गया Na2C2O4, तो एन फैक्टर जो है दोनों सॉल्ट का अलग अलग आएगा, एन फैक्टर जो है दोनों सॉल्ट का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका जो एन फैक्टर फर्स्ट वाले का ये 1 आएगा, बिकॉज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ 1 हुआ, एंड सेकंड वाले का जो एन फैक्टर है वो 2 आएगा, बिकॉज इसमें टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है 2, ठीक है, तो ये जो है ये एन फैक्टर क्या है एज ए सॉल्ट। ओके,
तो अब देखो हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इट इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर ना। सो नॉर्मेलिटी क्या आएगा? तो फर्स्ट वाले का देखो नॉर्मल, अब देखो 0.9 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में किया था। तो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या होंगे? ये मोलरिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का हमारे पास क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? H2C2O4 है ना। तो मोलार मास कितना होगा? मोलार मास ऑफ H2C2O4 क्या हुआ? 90 हुआ क्या? 90 हुआ ना। सो मोलरिटी क्या आएगा? 0.9 उसका वेट हो गया, डिवाइड बाय मोलार मास 90, एंड वॉल्यूम कितना बोला है? 100 ml बोला है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 ले लिया। कितना है ये? 0.1 आ रहा है क्या? 0.1 है ना। तो 0.1 हमारे पास मोलरिटी हो गया H2C2O4 का। तो उसको जब सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको जब सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उनका भी मोलरिटी यही आएगा। तो मोलरिटी 0.1 आएगा, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा देखो? 0.1 इंटू एन फैक्टर 1, तो इसका नॉर्मलिटी आएगा 0.1। ठीक है, फर्स्ट वाली सॉल्ट का नॉर्मलिटी आएगा 0.1 और सेकंड वाली सॉल्ट का क्या आएगा नॉर्मलिटी? मोलरिटी इज 0.1, एन फैक्टर हो गया 2, तो 0.2 नॉर्म। ओके, तो फर्स्ट वाले सॉल्ट का नॉर्मलिटी 0.1, सेकंड वाले सॉल्ट का नॉर्मलिटी 0.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या दिया है? 10 ग्राम ऑफ MnO2 दिया है। ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिबरेटेड 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 एंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2। तो MnO2 जो है इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है? MnO2 का रिएक्शन हुआ है HCl के साथ, एंड इस रिएक्शन से क्या मिला? इस रिएक्शन से मिला Cl2। ठीक है, एक्चुअली ये वाली रिएक्शन तो मैं दी हुई है ऑलरेडी। हमारे पास MnO2 जो है ये Mn2 पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, यहाँ पर Mn जो +4 में है तो Mn2 पॉजिटिव में जाता है। अच्छा, HCl का तो ऑलरेडी हमें इक्विवेलेंट दिया हुआ है, या सॉरी Cl2 का ऑलरेडी हमें क्या दिया? इक्विवेलेंट दिया है। तो यहाँ पर इसका N 0 है, यहाँ पर -1 है। तो N फैक्टर क्या होगा MnO2 का? Mn +4 से +2 गया, तो 2 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 1, तो N फैक्टर 2 आया। और Cl2 का देखो, Cl जो है 0 -1 से 0 में आया ना, तो Cl का कितना चेंज है? Cl का चेंज 1 है, एंड Cl2 में कितने कार्ब क्लोरीन का एटम है? 2, तो N फैक्टर 2 आया। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे Cl2 का इक्विवेलेंट ऑलरेडी दिया था। तो Cl2 और MnO2 दोनों के इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। तो MnO2 का क्या दिया देखो? 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का दिया, प्योर MnO2 का नहीं पता। तो मान लो प्योर MnO2 हमारे पास x ग्राम, तो x डिवाइड बाय मोलार मास कितना हुआ? MnO2 का 55 Mn का है, एंड O2 का कितना हो गया? 32, तो कितना आया? 87। सो ये अपने पास इसके मोल्स हो गए। ठीक है, सो x बाय 87 इज मोल्स, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इज 2 इज इक्वल टू, इक्वलेंट कितना दिया है? इक्वलेंट इज गिवन एज 0.1, तो यहाँ से x क्या आया? ठीक है, ये हमारे पास MnO2 के इक्वलेंट, इतने इक्वलेंट Cl2 के होने चाहिए, तो उनका ऑलरेडी 0.1 इक्वलेंट दिया है। तो ये हमारे पास आ गया 8.7 डिवाइड बाई 2, ये हम बोल सकते हैं 4.35। सो x इज 4.35। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ MnO2। तो परसेंटेज ऑफ MnO2 मतलब MnO2 का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, टोटल वेट इज 10,
इंटू 100, तो कितना है ये? दिस इज 43.5%. ओके, so this is question number 18. Now question number 19. में क्या बोला है? 0.106 ग्राम ऑफ Na2CO3 completely neutralize 50 ml of H2SO4, hence normality of H2SO4. तो देखो एसिड बेस रिएक्शन की बात होगी तो Na2CO3 जो है उसका एन फैक्टर 2 आएगा और H2SO4 का एन फैक्टर भी 2 आएगा. ठीक है, क्योंकि Na2CO3 जो है काम करेगा बेस का, तो ये 2 H ले सकता है, और H2SO4 जो है एसिड का काम करेगा, ये 2 H दे सकता है. ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होगा? इसका 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा. कंप्लीट की बात हो रही है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज. ठीक है, तो 0.106 अपने पास आ गया Na2CO3 का. अच्छा, यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालनी है वैसे इसका, H2SO4 का नॉर्मेलिटी निकालना है, तो हम इसका एक्स नॉर्मल ले लेते हैं, तो वहाँ पर एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है. तो Na2CO3 जो है उसका 0.106 वेट है, डिवाइड बाय मोलार मास क्या होता है? 106 होता है. ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इनटू एन फैक्टर 2, तो इक्वलेंट आ गया इज इक्वल टू अब देखो 40 ml दिया है, एक्स नॉर्मेलिटी है, 40 ml दिया है, ये हो गया इक्वलेंट, सॉरी मिली इक्वलेंट के लिए 10⁻³ भी किया, तो यहाँ से एक्स क्या आ रहा है? दिस इज नथिंग बट 10⁻³ ना, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ रही है 2/40 आई थिंक. 2/40 आ रहा है ना सर? दैट इज 1/20. ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं इसको हम? 0.05. ओके, सो नॉर्मेलिटी आ गया 0.05. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20. 20 में क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलार MnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 40 ml ऑफ 0.1 मोलार Fe2 पॉजिटिव. तो इजी है, Fe2 पॉजिटिव का एन फैक्टर 1 आएगा ना, तो मोलरिटी इज 0.1, वॉल्यूम इज 40, ये मिलीमोल्स इंटू इक्वलेंट 1 आएगा इज इक्वल टू KMnO4 का 0.02. मीडियम हमें दिया है क्या? नहीं दिया, ऑब्वियसली विल टेक एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर होता है अपने पास 5, तो वॉल्यूम ये दिया है, मोलरिटी सॉरी वॉल्यूम निकालना है, मोलरिटी हमें दिया, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर 5, तो ये आ गया ऑब्वियसली मिली इक्वलेंट. तो यहाँ से एक्स क्या आएगा? टू 200 आ रहा है क्या? नहीं, 40 आ रहा है ना. फोर्टी आएगा ना. ओके, सो 40 ml हो जाएगा. So this is question number 20. Now question number 21. तो 21 में क्या है? 20 ml solution of Na2SO3 required 30 ml of 0.01 molar K2Cr2O7 solution for the oxidation of Na2SO3. Hence molarity of Na2SO3 solution is. तो देखो यहाँ पर क्या है? Na2SO3 जो है उसमें SO3 2 नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होकर SO4 2 नेगेटिव में चला जाता है, एंड Cr जो है +3 में जाता है. तो यहाँ पर देखो ये +4 से +6 गया है सल्फर, एंड क्रोमियम जो है +6 से +3 गया है, तो एन फैक्टर क्या आएगा? इसका चेंज हुआ 2, नंबर ऑफ एटम्स 1, इसका चेंज हुआ 3, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो ये दोनों के एन फैक्टर आ गए. नाउ Na2CO3 जो है उसका हमें मोलरिटी पता करना है. मान लो इसका x मोलार है, तो मोलरिटी इज x, वॉल्यूम इज 20, दिस इज मिलीमोल्स, इनटू एन फैक्टर इज 2
इज इक्वल टू Cr2O7 2 नेगेटिव का क्या है 0.01 मोलार है, 30 से मल्टीप्लाई किया मिलीमोल्स आ गया एंड एन फैक्टर 6 आ गया। तो यहाँ से x क्या हुआ यार, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया। देन इसके बाद क्या आ रहा है 18 मीन सी आ गया 0.18/4 दैट इज 0.045 क्या, ओके 0.045। देन क्वेश्चन नंबर 22, 1 liter of 0.15 molar NaOH absorbed 11.2 millimoles of CO2 from air, hence new molarity of NaOH। तो यहाँ पर क्या हुआ है, NaOH जो है उसका कुछ जो है वो CO2 से क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो कितना NaOH बचा, तो NaOH plus CO2 will give Na2CO3 plus H2O, ठीक है। सो हमारे पास 11.2 मिलीमोल था इसका, ओके सो इसका कितना मिलीमोल होगा NaOH का, डबल होगा ना, 22.4 मिलीमोल्स। तो कितना बचा, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना बचा, कितना आएगा, पहले कितना था, पहले हमारे पास था 0.15 मोल्स या 150 मिलीमोल्स, ठीक है। तो पहले 150 मिलीमोल था, उसमें से 22.4 चला गया, तो कितना बचा 127.6 मिलीमोल बचा ना, ठीक है। सो मोलरिटी क्या आ जाएगा, मोलरिटी क्या होगा फिर NaOH का, डिवाइड बाय वॉल्यूम, 127.6 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या आ गया, 0.1276 मोलार। ओके सो दिस इज ए ऑप्शन। तो कुछ जो NaOH से रिएक्ट हो गया, बचा हमारे इनिशियली 150 मिलीमोल थे, 22.4 मिलीमोल रिएक्ट कर गए, 127.6 मिलीमोल बच गए, तो मोलरिटी इतना आ गया रिजल्टेंट NaOH का। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, so if a gram is the mass of NaHC2O4 required to neutralize 100 ml of 0.2 molar NaOH and b gram the कुछ तो होगा यहाँ पर, b gram required to reduce 100 ml of 0.2 molar KMnO4 in acidic medium। तो NaOH के साथ ऑब्वियसली वो काम करेगा किसका, एसिड का, ठीक है। तो NaOH जो है जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो एसिड का काम करेगा, ठीक है, ये बेस का काम करेगा। तो एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, दोनों का 1 होगा। तो कितना ग्राम दिया यहाँ पर, A ग्राम दिया, तो A डिवाइड बाय मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू NaOH का कितना दिया है, इट इज 0.2 इंटू 100। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था क्या पहले भी, ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम था, चलो कोई बात नहीं। तो ये मिलीमोल्स आए तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, एन फैक्टर 1 है, तो ये एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली हमारे पास KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा, तो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो वहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज KMnO4 क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो Mn जो है +2 में जाएगा +7 से, एंड ये जो कार्बन है +3 से +4 में जाएगा, ठीक है। सो नाउ एन फैक्टर जो है NaHC2O4 का क्या होगा, चेंज 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो एन फैक्टर क्या आएगा इसका
n फैक्टर 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर n फैक्टर आएगा 5, बिकॉज 5 एंड नंबर ऑफ एटम्स 1, चेंज 5 का है, एटम 1 है तो 5 आ गया। तो अब देखो, तो B यहाँ पर वेट दिया है डिवाइड बाय मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर अभी 2 है, इज इक्वल टू KMnO4 का कितना दिया है 0.2 मोलार है, 100 वॉल्यूम है, इंटू 10⁻⁻³ ये मिलीमोल से मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, n फैक्टर क्या है अभी, n फैक्टर इज 5, ठीक है। सो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें तो इट इज A/2B इज इक्वल टू क्या आएगा 0.2, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1/5। सो तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 5A इज इक्वल टू 2B, ये आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। और 24 जो है हम ऑलरेडी करा चुके हैं, क्लास में कराया 24। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या है, एन एक्सेस ऑफ NaOH was added to 100 ml of ferric chloride solution. तो excess of NaOH was added to 100 ml of ferric chloride. This caused the precipitation of this much gram. Calculate the normality of the ferric chloride solution. तो देखो प्रेसिपिटेट वाली जो रिएक्शंस हैं उनमें n फैक्टर होता है कि कितना अपने पास चार्ज रिप्लेस हुआ है, ओके। जो पीपीटी वाली रिएक्शंस है ना उनमें हम बोलते हैं कि कितना हमारे पास रिप्लेस हुआ। तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो Cl है वो एक्चुअली OH से रिप्लेस हो गए। यहाँ पर क्या हुआ है, तीनों की तीनों जो Cl है वो OH से रिप्लेस हो गए। तो यहाँ पर जो n फैक्टर है ये हमारे पास आएगा 3, ठीक है। कितना आयंस रिप्लेस हुआ है, नंबर ऑफ आयंस रिप्लेस्ड, ठीक है। n फैक्टर ऐसे केस में क्या होता है, पीपीटी वाले केस में नंबर ऑफ आयंस रिप्लेस्ड होता है, तो 3 यहाँ पर रिप्लेस हुए हैं, तो n फैक्टर 3 आ गया। तो अभी नॉर्मेलिटी क्या होगा यार, सो नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इंटू n फैक्टर। व्हाट इज मोलरिटी, तो 1.425 ग्राम हमारे पास FeOH होल थ्राइस बन रहा है। FeOH होल थ्राइस कितना बन रहा है, 1.425 ग्राम बन रहा है ना। इसका मोलार मास कितना है यार FeOH होल थ्राइस का, मोलार मास कितना है इसका, Fe का कितना होता है एटॉमिक मास, 56 होता है ना। तो 56 प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया 17 इंटू 3 51, कितना है ये, दिस इज 107, ओके। वही यही होगा मोलार मास FeOH होल थ्राइस का। तो 107 इसका हो गया अपने पास मोलार मास। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स यार, 1.425 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलार मास किया 107, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास
ये जो है 100 ml में डिजोल्व किया तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी 100 ml का ही रहेगा, फाइनल वाला भी। तो इसका मोलरिटी और इसका मोलरिटी दोनों का वैसे सेम ही रहे। तो क्या आएगा ये, मतलब मोलरिटी में मोल्स देख लो कि जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके होंगे ना। तो FeOH होल ट्राइस के कितने मोल्स बने, इतने मोल्स बने, तो इतने ही मोल्स FeCl3 के लिए होंगे। तो ये मोल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम किया, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 100 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ये मोलरिटी आ गई, एंड इनको क्या करेंगे, एन फैक्टर इज 3। तो दिस इज नथिंग बट 14.25 इंटू 3 अपॉन 107। ओके, तो कितना आएगा ये, ये आ रहा है 0.399, मतलब 0.4 ले सकते हैं। ओके, सो नॉर्मलिटी आ रहा है हमारे पास 0.4 या 0.399। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। Now question number 26. Question number 26. 0.4 gram of polybasic acid H3A. All the hydrogen are acidic, मतलब सारे H और not H3, it is HNA। तो हमारे पास HNA जो है कोई एसिड है और उसके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। Requires 0.5 gram of NaOH for complete neutralization. The number of replaceable hydrogen in the acid and the molecular weight of A would be। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड जो है 96 दिया है, ठीक है। तो इसका हमें दिया है 0.4 ग्राम, डिवाइड में मोलार मास क्या हो जाएगा, मोलार मास उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 96, तो ये इसके मोल्स आ गए। एंड NaOH जो है इसका क्या दिया है, इसका इन्होंने 0.5 ग्राम दिया है, तो 0.5 इसका मोलार मास होता है 40, ये इसके मोल्स आ गए। तो एन फैक्टर जो है वो क्या होगा, इसका एन फैक्टर होगा n, क्योंकि नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने रिप्लेस करेगा, n करेगा, और इसका एन फैक्टर आएगा 1, बिकॉज इसमें एक ही OH है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या होंगे इसके, 0.4 डिवाइड बाई 96 इंटू n, और इसके कितने होंगे 0.1 डिवाइड बाई 40 इंटू 1, ठीक है। ये दोनों के इक्वलेंट आ गए, तो यहाँ से n क्या आएगा, इट इज 0.45 इंटू 96 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 40। तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है आई थिंक, है ना, n की वैल्यू 3 आ गई ना। तो n हमारे पास 3 आ गया, ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 है। तो मोलार मास कितना था, 96 था ना, तो 2n प्लस क्या निकालना था, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए, ऑब्वियसली मॉलिकुलर वेट ऑफ ए जो है उसको कुछ भी ले लेते हैं, x ले लेते हैं, इज इक्वल टू 96 वाई 2n, इट इज n ओनली, ठीक है। n प्लस x जो है वो क्या होगा 96, तो n क्या होगा 96 माइनस n, या 96 माइनस 3 दैट इज 90। ओके, तो n की वैल्यू 3 है और a का जो मॉलिकुलर वेट है वो 93 है। So this is question number 26. Now question number 27. The solution of Na2H2O3 is standardized iodometrically against this much of KbRO3. This process requires this much of Na2H2O3. What is the strength of Na2H2O3? तो जैसे आयोडीमेट्री में क्या होता है,
आयोडीमेट्री में Na2H2O3 जो है वो क्या होता था, ये ऑक्सीडाइज होता था एंड आयोडीन जो है रिड्यूस होता था। बट आयोडीन किस में रिड्यूस होता था यार, आयोडीन जो है वो NaI में रिड्यूस होता था। वैसे यहाँ पर ये मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा था, -1 आ रहा था प्रोडक्ट में, वैसे यहाँ पर भी -1 आना चाहिए ब्रोमीन का, ठीक है। सो प्लस KbRO3, तो Na2H2O3 जो है वो बनाएगा Na2H4O6 एंड जो Br है वो जाएगा, याद रखना किसमें, -1 में जाएगा, ठीक है। Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होना चाहिए। तो एन फैक्टर क्या होगा, तो इधर 5, इधर -1, इधर +5/2 है, इधर +2 है, तो एन फैक्टर क्या आएगा, तो सल्फर का ऑब्वियसली चेंज हाफ, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 1 आएगा। और इसका क्या होगा, देखो 5 से -1 गया था, एन फैक्टर क्या हुआ इसका, इसका एन फैक्टर आया 6। तो स्ट्रेंथ या मोलरिटी नॉर्मलिटी जो भी है निकालना Na2H2O3 का। तो मोलरिटी अगर हम इसका x मान लेते हैं तो x मोलर, अब ऑब्वियसली सेम ही होगा, एन फैक्टर 1 है ना, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा। तो मोलरिटी इज x, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 45 ml, ये मिलीमोल्स आए, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ एंड एन फैक्टर 1 है, तो ये इसके इक्वलेंट हो गए। कितने इक्वलेंट, KBr है 3 के होने चाहिए, KbRO3 के। तो उसका वेट दिया है 0.1262, उसका जो मोलार मास है वो क्या होगा, तो K का अपने पास होता है 39, ठीक है, Br का 80 एंड अपने पास कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, उनका 48, तो ये आता है 167। तो मोलार मास 167 है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इनटू एन फैक्टर किया 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो देखो क्या आएगी, जो कि 0.1262 इंटू 6 डिवाइड बाई 167 एंड 45 एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं 1000, सो दैट विल बी x। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.1। ओके, सो इसकी मोलर, अच्छा मोर देन 1 है क्या, मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम ही है ना, सॉरी 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 रॉन्ग है, सॉरी। एन फैक्टर जो है वो क्या होगा, नहीं बराबर है ना, चेंज हाफ का, नंबर ऑफ एटम्स 2 बराबर है। सो मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों सेम ही आएंगे इसकी, दो आंसर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन में हमें यहाँ पर क्या दिया है, दोनों मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में 0.1 दिया है, ठीक है। सो मोलरिटी और नॉर्मलिटी इसकी क्या होती है, सेम ही होती है, 0.1 मोलार भी होगा एंड 0.1 नॉर्मल भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, बी वाला भी और डी वाला। एन फैक्टर 1 है ना, सो एन फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी क्या होगा, सेम। So this is question number 27. Now question number 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 25 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O dissolved in water containing dilute H2SO4 and the volume was made up to 1 liter. 25 ml of this solution required 20 ml of an 1/10 normal KMnO4 solution for complete oxidation. The percentage of FeSO4.7H2O in the acid solution is. तो हमारे पास जो FeSO4 है, इसका जब KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो Fe जो है +3 में जाएगा और Mn जो है +2 में जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है। अच्छा, KMnO4 के एन फैक्टर की जरूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी हमें क्या दिया है, एक ये दिया है, नॉर्मलिटी दिया, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो एन फैक्टर क्या है इसका, Fe2 पॉजिटिव का एन फैक्टर, FeSO4 का एन फैक्टर क्या है, चेंज 1 का है, नंबर ऑफ एटम्स 1 तो 1 है। तो हमारे पास द वॉल्यूम वाज मेड अप टू 1 लीटर। तो पहले हम 25 ml में मोल्स निकाल लेते हैं, मान लो 25 ml में हमारे पास x मोल्स, ठीक है, तो x मोल्स हैं
इन 25 ml। ओके, तो हमने x मोल लिया 25 ml में, तो x इसके मोल्स इक्वलेंट इसका 1 इज इक्वल टू 20 ml 1/10 नॉर्मल। ये हमारे पास मिल इक्वलेंट हो गए, इक्वलेंट के लिए 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो इतने मोल्स हमारे पास FeSO4 के होंगे, किसमें? वो 25 ml हमने जो सॉल्यूशन बाद में रिएक्ट कराया KMnO4 के साथ उसमें। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितने होंगे? तो 1000/25 इंटू 2 × 10⁻⁻3, तो कितना आ गया ये? 40 टाइम्स हो गया ना? ठीक है, दैट इज 8 × 10⁻⁻2 आई थिंक। ठीक है, तो इतने मोल्स अपने पास हो जाएंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में या ओरिजिनल सॉल्यूशन में। तो इतने मोल्स हो गए, तो इतने मोल्स हो गए, तो वेट क्या आएगा यार? वेट आ जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय मोलार मास क्या होगा? Fe का 56, SO4 का 96 होता है, एंड 7H2O, तो 7H2O का कितना होगा? 126। कितना आया ये? थ्री 308 आ रहा है आई थिंक। तो 308 इंटू ये आ रहा है हमारे पास 24.64 ग्राम। ठीक है, तो 24.64 ग्राम हमारे पास आ रहा है FeSO4 का वेट, मतलब FeSO4.7H2O का वेट। तो परसेंटेज कितना होगा? 24.64/25 × 100। दिस इज 98.56% या अप्रोक्सीमेटली 98%। ओके, 98.56% आ रहा है, वी कैन टेक इट एज 98, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। So 1 mole of Fe reacts completely with 0.65 mole of O2 to give a mixture of FeO and Fe2O3. The mole ratio of ferrous oxide to ferric oxide is। तो यहाँ पर Fe का रिएक्शन हुआ है एंड 1 मोल Fe रिएक्ट किया है, तो इसको एक्चुअली हम ऐसे बोल सकते हैं, एक रिएक्शन में Fe ने O2 बनाया, सॉरी FeO बनाया, और दूसरी रिएक्शन में Fe ने Fe2O3 बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है, हमें किसका रेशियो निकालना है? वैसे हमें रेशियो निकालना है FeO एंड Fe2O3 का। तो इसको एक्चुअली मोल से ही कर लेते हैं, इसको मोल से ही करते हैं ना। तो FeO जो है, ये हम इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये हाफ हो गया, एंड इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हाफ, एंड आई थिंक 3/2 बैलेंस है ना। ठीक है, सो अगर हम बोलते हैं इसके A मोल्स बने और इसके B मोल्स बने, तो इसके A मोल्स होंगे और इसके B/2 होंगे, बाकी इसके A/2 होंगे एंड इसके CB/2 होंगे, है ना। सो A + B/2 कितना है? A + B/2 इज 1, एंड A/2 + 3B/2 कितना है? इट इज 0.65। ओके, सो ये क्या आ गया?
दिस इज नथिंग बट a plus 3b इज 1.3 आई थिंक, है ना? तो क्या हो गया ये? तो यहाँ से हमारे पास अगर हम, ये इक्वेशन 1 है, दिस इक्वेशन 2, तो 2 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ से b मिल जाएगा ना, 3b माइनस b बाई 2, दैट इज 5b/2, एंड ये आएगा 0.3। तो b क्या आया इधर से? 0.6/5, 0.6/5 दैट इज 0.12। ओके, सो b की वैल्यू आ रही है 0.12, तो a की क्या आएगी? 0.04 क्या? तो a की 0.04 आ गई। तो फेरस मतलब a बाई बी निकालना है ना, तो a बाई बी क्या होगा? 1/3। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, 1/3 कोई दिया नहीं। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 0.12, कहीं पे मिस्टेक किया है क्या? a प्लस 3b इक्वल टू 1.3, 0.15, 0.12, 0.06, सॉरी a 0.06 नहीं है, a 0.04 नहीं है ना, a की वैल्यू तो काफी ज्यादा आ रही है। ये हमारे पास आ रहा है 0.96 आ रहा है, 0.96 आ रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो अब क्या हुआ? a बाई बी कितना होगा? ये भी मैचिंग नहीं है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 1 mole ऑफ Fe reacts completely with 0.65 mole of O2 to give mixture of FeO and Fe2O3। FeO, yes, first is balance, second, अरे यार बैलेंस किया ही नहीं ना, सेकंड बैलेंस नहीं है, इट शुड बी 2। सेकंड रिएक्शन बैलेंस नहीं किया। Fe यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ओके, सो इट इज 2b। सो नाउ आई थिंक करेक्ट बैलेंसिंग है। मेरे ख्याल से भी करेक्ट है। सो a plus 2b is, a plus 2b is 1, and a by 2 plus 3b by 2 is 0.65। We can take it as a plus 3b is equal to 1.3। अब देखो, अगर हम ऑब्वियसली दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो 2 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? b इज इक्वल टू 0.3 आ जाता है। तो b इज इक्वल टू 0.3 आ गया, तो a क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक 4/3 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Okay, so this is question number 29. Now question number 30. Question number 30 में क्या है? 25 ml of solution containing HCl and H2SO4 required 10 ml of a 1 normal NaOH solution for neutralization, 20 ml of same acid mixture। 25 ml के बजाय अगर हम 20 ml लेंगे तो same acid mixture on being treated with excess of AgNO3 gives this much of AgCl। The normality of HCl and normality of H2SO4 are respectively। तो देखो HCl जो है, इसका एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर, ये हम एज एसिड बोल रहे हैं, तो एज एसिड 1 होगा, और H2SO4 का क्या होगा? H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, एंड NaOH जो है उसका हमारे पास
एन फैक्टर जो है वो हो गया, मान लो ऑब्वियसली बेस की तरह काम करेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो ये एज एसिड है और ये एज बेस। तो अगर हम बोलते हैं कि यार HCl का मोलरिटी m है, H2SO4 का मान लो y है, तो HCl अब देखो 25 ml दिया ना पहले में, तो अब NaH देखो दोनों से रिएक्ट कर रहा है ना, तो NaH दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो X हमारे पास HCl के हो गए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 25 तो मिलीमोल्स आ गए, इंटू एन फैक्टर 1 तो HCl के मिली इक्वलेंट प्लस H2SO4 के मिली इक्वलेंट क्या होगा, y इसका मोलरिटी 25 इसका वॉल्यूम तो मिली मोल्स हो गए, इंटू 2 करेंगे तो ये मिली इक्वलेंट आ गया। नाउ HCl प्लस H2SO4 के मिली इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू NaOH के मिली इक्वलेंट, तो NaOH का मोलरिटी, अच्छा नॉर्मलिटी दिया NaOH का 1 एंड 10 करेंगे तो वहां पर डायरेक्टली इक्वलेंट आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो ये क्या इक्वेशन आई है, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10/25। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको वी कैन राइट इट एज 0.4। ओके, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.4, एक इक्वेशन ये आई है। और दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है कि जो HCl है वो रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ, तो हमें मिल रहा है AgCl। अब देखो HCl का मोलरिटी x है, वॉल्यूम अभी लिया हमने 20 ml, तो ये हो गया हमारे पास 20x मिलीमोल, तो AgCl जो है वो भी क्या आएगा 20x मिलीमोल आएगा। ओके, तो नाउ 20x मिलीमोल शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए उसका, अब देखो उसका दिया 0.1435, ठीक है। तो ये मिलीमोल्स आया, मोल्स में अगर इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 20x इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। तो मोल्स हमें उसके दिए हुए हैं एक्चुअली, 20x इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1435 डिवाइड बाय मोलार मास 143.5। तो दिस इज नथिंग बट 10⁻³। ये वैल्यू जो है ये क्या है 10⁻³ है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यार, यहाँ से x जो है वो आ रहा है अपने पास 1/20, है ना, 1/20 आ रहा है, या बोल सकते हैं 0.05 आई थिंक। ओके, सो x की वैल्यू आ गई अपने पास 0.05, ऑब्वियसली इतना ही मोलरिटी होगा, इतना ही नॉर्मलिटी होगा, तो x ही आ गया। नाउ व्हाट इज y, तो y अपने पास क्या आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.05 कितना हुआ, 0.35 हुआ ना, तो y आ गया अपने पास 0.35 डिवाइड बाय 2, ये मोलरिटी आ गया। तो नॉर्मलिटी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इज 2, तो 0.35 जो है वो नॉर्मलिटी हो जाएगा। ओके, तो HCl का मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम है, बट H2SO4 का ऑब्वियसली क्या है डिफरेंट। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। So question number 31 में 25 ml of solution, 0.7 gram of mixture of NH4 whole twice SO4 was boiled with 100 ml 0.2 normal NaOH solution till all the NH3 evolved and the gas dissolved in solution. The remaining solution was diluted to 250 ml. तो जो सॉल्यूशन बचा NH3 का जो सॉल्यूशन आया उसको 250 ml से डाइल्यूट कर लिया, देन उस सॉल्यूशन का 25 ml जो है उसको हमने न्यूट्रलाइज किया किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। तो H2SO4 बेस का काम करेगा और NH3 एसिड का काम करेगा। तो NH3 बेस का काम करेगा, H2SO4 एसिड का काम करेगा। तो एन फैक्टर जो है ये एक ही H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है तो 1 होगा, और ये 2 दे सकता है तो 2 आएगा, ठीक है। वैसे इसका नॉर्मलिटी दिया है तो एन फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। मान लो हमारे पास NH3 का x मोल है इन 25 ml,
ठीक है। सो 25 ml मान लो एक्स मोल है, तो एक्स इंटू एक्स से मोल्स हो गए इंटू एन फैक्टर इज इक्वलेंट। नाउ 0.1 नॉर्मलिटी इंटू 10 ये मिली इक्वलेंट हो गए, 10⁻³ किया तो इक्वलेंट आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 10⁻³ तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 10⁻³ मतलब 10⁻³ मोल है 25 ml में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इन 250 ml क्या होगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इतने मोल्स आ जाएगा। ठीक है। नाउ सो ऑब्वियसली NH3 कहां से आया है, ये NH3 आया हमारे पास NH4 होल ट्वाइस SO4 से। ओके, ये NH3 कहां से आया है, NH4 होल ट्वाइस SO4 से आया है। तो NH3 के मोल्स पता चल गए, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 के मोल्स कितने होंगे, हाँ एक्चुअली एक और चीज है कि हमारे पास NaOH जो है वो एक्सेस में था या क्या था, पहले हमने जो NaOH लिया है वो एक्सेस में है क्या, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, चलो देखते हैं। तो NH4 होल ट्वाइस SO4 जो है उसने दिया हमें क्या, NH3। ठीक है, तो ऑब्वियसली NH4 होल ट्वाइस SO4 के जो मोल्स हैं वो क्या होंगे, NH3 के हाफ होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH3 के मोल्स कितने आए थे, 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻², डिवाइड बाय 2। ओके, सो वेट क्या आ जाएगा इसका, 10⁻² इंटू मोलार मास। तो इसका मोलार मास कितना होगा NH4 होल ट्वाइस SO4 का, 36 प्लस 96 दैट इज 132। सो 132 इसका हो गया मोलार मास। तो ये हमारे पास आ गया 0.66 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वेट हमारे पास 0.70 है। तो परसेंटेज ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या आ गया पूरे सॉल्यूशन में, 0.66 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 100, दैट इज 94.3%। ओके, सो जो NaOH हमें दिया था ना स्टार्टिंग में, उसका एक्चुअली कुछ दिया नहीं था, ये लिमिटिंग है या एक्सेस है, तो हम उसका एक्सेस मानते ही नहीं है। ओके, हम बोलते हैं कि जितना रिक्वायर्ड था उतना ही है। सो 94.3% आ रहा है। लेकिन यार अगर ऐसा है तो वहीं से हम NH4 होल ट्वाइस SO4 का अमाउंट निकाल सकते थे वैसे। NaOH जो है वहीं से हम निकाल सकते थे, क्योंकि NaOH का हमें मिली इक्विवेलेंट पता है कितना है, 20 मिली इक्विवेलेंट है ना, तो उतना इसका मिलीमोल्स हो जाएगा, 20 मिलीमोल्स। तो वहां से निकाला तो जा सकता था। ओके, तो मे बी उसकी जरूरत ना हो। तो वैसे हमने उसका यूज नहीं किया, कुछ हमारे पास आंसर आ गया है। देन क्वेश्चन नंबर 32। तो मिक्स सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, मतलब हमारे पास क्या है,
KOH है एंड Na2CO3 है। अब उसका रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ यूजिंग फिनोप्सिलीन इंडिकेटर। ठीक है, तो फिनोप्सिलीन का यूज करा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो Na2CO3 है उसका फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट ही हमें पता चलेगा, सेकंड नहीं पता चलेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो ये रिएक्शन जो है ठीक है, ये आया, इसका पता चलेगा इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब इसमें कितना HCl यूज हो रहा है वो पता चलेगा। इसके अलावा Na2CO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस NaCO3। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन में मिला के कितना HCl यूज हुआ वो हमें पता चल रहा है। अब वो क्या बोला, बट द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन titrated with methyl orange as indicator required 25 ml of the same acid। ठीक है, तो अब देखो 15 ml तो हमारे पास इसमें यूज हो रहा है लास्ट वाली रिएक्शन, मतलब वहां पर एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन आ जाएगी जो कि कौन सी होगी, NaCO3 वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जब NaCO3 वाली रिएक्शन भी हम ले लेंगे तो उसमें हमारे पास 25 ml यूज हो रहा है टोटल मिला के। तो जो इन दोनों रिएक्शन में 15 ml यूज हुआ, इसमें कितना यूज होगा, बचा हुआ 10 ml इसमें यूज होगा। ठीक है, so NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो HCl का जो मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा तो उसका देखो कितना दिया है, तो HCl का 1/20 मोलार दिया है, लास्ट रिएक्शन में 10 ml यूज हो रहा है, तो 1/20 इंटू 10 मतलब कितना मिलीमोल हो गया इसका, इसका हो गया हाफ मिलीमोल या 0.5 मिलीमोल। तो अगर इसका 0.5 मिलीमोल है तो इसका भी 0.5 मिलीमोल रिएक्ट हुआ होगा, मतलब इस रिएक्शन में 0.5 मिलीमोल बना होगा, तो हमारे पास ये भी 0.5 मिलीमोल होगा। ठीक है, अगर ये 0.5 मिलीमोल है तो ये इस रिएक्शन में जो रिक्वायर्ड HCl है वो भी 0.5 मिलीमोल होगा। अच्छा, टोटल HCl कितना रिक्वायर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में रिक्वायर्ड है अपने पास 15/20 दैट इज 3/4 मिलीमोल, ये 0.75 मिलीमोल। तो दोनों रिएक्शन में मिला के 0.75 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना रिक्वायर्ड होगा फिर 0.25 मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा, मतलब ये जो KOH है इट इज 0.25 मिलीमोल। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें KOH और Na2CO3 दोनों के मोल्स मिल गए, तो अमाउंट ऑफ KOH निकालना है। तो वेट ऑफ KOH क्या होगा, KOH का आया 0.25 मिलीमोल, मीन्स इतना मोल आ गया, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, तो K का 39, हाइड्रोजन का 1 तो 40 हो गया एंड ऑक्सीजन का 16 दैट इज 56। तो ये हमारे पास आ जाएगा KOH का वेट इन ग्राम। कितना आएगा ये, दिस इज 56 इंटू 0.25, तो ये हमारे पास आएगा 14 इंटू 10⁻³ ग्राम या 0.014 ग्राम। So this is KOH का weight in the mixture of KOH and Na2CO। ओके, सो ये हमने गेट इक्विप टू IIT JEE वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। नाउ यहीं पर हम एंड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर, तो रिक्वायरमेंट हो तो देख सकते हो तुम। ओके, बाय।